हेलो बच्चों। आज कक्षा 5 में हमारी दुनिया आपकी जो सामाजिक की बुक है इसमें आपका अध्याय 6 पाठ जलवायु हम पढ़ेंगे। इसको देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हमने इसको समझना है जलवायु से क्या आपका अर्थ क्या है, जलवायु से क्या समझ आता है आपको। तो देखिए बच्चों, ऐसी प्राकृतिक स्थिति जिसकी गर्मी सर्दी का विशेष प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है वो हमारी जलवायु होती है। कि वहाँ पर किसी भी स्थान पर वहाँ की प्राकृतिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, या कहीं बर्फ़ पड़ रही है, किस प्रकार का मौसम है, और उससे वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर जो असर पड़ रहा है वो सब क्या है, वहाँ की जलवायु है। और आप जानते हो किसी स्थान पर गर्मी होती है, कहीं पर सर्दी होती है। दिल्ली में भी आप देखते हो कैसा मौसम रहता है, कहीं पहाड़ी जगह पर जाओगे ठंडी जगह होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हमारी जलवायु होती है। अब इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, किसी भी स्थान के मौसम का यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। एक स्थान की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान विषुवत वृत्त से कितना दूर है। देखिए बच्चों, अब आपने ध्यान देना है कि जो मौसम होता है, मौसम जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। मौसम बदलता रहता है। जैसे कि आपका आज हो सकता है कि अभी मौसम ठंडा है, दोपहर तक बहुत तेज़ धूप निकला है और बहुत गर्मी हो जाए, है ना। फिर एकदम बारिश हो जाएगी, फिर बरसात का मौसम हो जाएगा एकदम ही। तो क्या होता है, हमारा मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो दिन में हमारा कई बार मौसम बदल सकता है। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। पर इसमें क्या है, हमारा जो जलवायु होती है वो हमारी अलग है। अब जलवायु क्या होती है, देखो, किसी भी स्थान के मौसम को हम यदि लंबे समय तक, उसको दीर्घ अवधि तक, ठीक है, लंबी अवधि तक, लंबा समय मतलब दीर्घ अवधि तक उसका आकलन किया जाए, उसको हम रोज़ नोटिस करेंगे बहुत लंबे समय तक। इसमें कई साल लगते हैं कि हम कई साल तक हम किसी स्थान का मौसम, उसका हम निरंतर उसका अध्ययन करते रहेंगे कि इसके मौसम में कितना बदलाव आ रहा है, इसका लगातार मौसम, ज़्यादातर मौसम किस तरह का रहता है। तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है। प्रतिमान तुम्हारा हो गया मॉडल, कि उसका कैसा पैटर्न बनता है उस मौसम का, कि कैसा, मतलब कि हमने बहुत लंबे समय तक इसका लोगों ने अध्ययन किया और देखा, किसी एक स्थान को लिया कि उसका मौसम कैसा रहता है, ज़्यादातर मौसम कैसा रहता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। अगर कई सालों तक हमने एक स्थान का अध्ययन किया और उसका प्रतिमान हमें मिला कि इसमें यहाँ पर मौसम क्या है, ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, ठीक है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी मानी जाएगी। और जहाँ पर गर्मी ही गर्मी रहेगी तो वहाँ का क्या माना जाएगा, वहाँ पर उसकी जलवायु कैसी मानी जाएगी, गर्म मानी जाएगी। तो मौसम के हिसाब से मौसम को हम लंबे समय तक चेक करते हैं। जब जिस स्थान का मौसम बहुत लंबे समय तक एक जैसा चल रहा है लगातार, ठीक है, तो वो क्या है, उसको हम आकलन करते हैं। तो उससे पता लगता है, उससे उस स्थान की हम जलवायु का निर्धारण करते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है और यह स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूर है। आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हो भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त रेखा। तो भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त जो है, वहाँ पर क्या होता है, वो बिल्कुल सूरज के सबसे सामने पड़ता है। हमारा सूरज के सबसे किरणें बिल्कुल ही उसकी सामने पड़ती है, इसलिए वहाँ का स्थान ज़्यादातर गर्म रहता है। अब देखिए बच्चों, जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। जिस प्रकार के घरों में हम रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो काम हम करते हैं, यह सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। आप देखिए बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि जैसे जलवायु होती है वैसे ही व्यक्ति का रहन सहन हो जाता है। मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति ठंडे स्थान पर रहता है, ठीक है, बर्फ़ वाले स्थान पर रहता है, तो वहाँ के घर कैसे होंगे, वहाँ के घर लकड़ी के होंगे, क्योंकि लकड़ी के घर हम कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं। उसका खान पान भी वैसा होगा। वो चीज़ खाने में कैसी चीज़ें खाएंगे, खाने में वो लोग गर्म चीज़ें खाएंगे। इसी तरह से अगर आप गर्मी वाली जगह पर जाओगे तो गर्मी वाली जगह पर आपको पता है, जैसे कि ईंट के, सीमेंट के, ये हमारा इसमें इस तरह के घर बने होंगे, जो कि इस तरह से हमारी कोशिश होगी कि घर ठंडे रहें, और कपड़े भी सूती पहनेंगे, और खाने में भी ठंडी वस्तुएं, ठंडी चीज़ें, हम फल सब्जियां खाएंगे। इस तरह से जो वहाँ पर ज़्यादा बरसात रहती है, वहाँ के लोगों के घर भी अलग तरह के होते हैं। जैसे आप असम जाओगे, असम में क्या है, वहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो वहाँ के लोग बांस पे अपने घर बना लेते हैं। फिर ज़मीन पे इतना पानी हो जाता है, इतना लगातार बारिश चलती रहती है तो इतना पानी हो जाता है, तो कीड़े मकोड़े भी अंदर आने के आपका हो जाता है कि कीड़े मकोड़े अंदर आ सकते हैं। आपको पता है, पानी में आपके कुछ समय आपके यहाँ पर बारिश आए
तो कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से वो पानी हमेशा वहाँ ज़मीन गीली ही रहती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, इस एक वहाँ पर मकानों को ऊंचा कर दिया जाता है। तो इस तरह से हर जगह का स्थान की जलवायु हमारी जो होती है उसके हिसाब से, वहाँ का मौसम के हिसाब से सबका रहन सहन अलग अलग हो जाता है, और वहाँ का खाना पीना भी अलग होता है, वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति सब अलग तरह की उगती है। अब देखिए बच्चों, यह है शीत प्रदेश का एक घर। ये देखो एक सर्दी वाली जगह है जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, देखो ये बर्फ़ गिर रही है। यहाँ के पेड़ देखिए, पेड़ भी शंकु आकार के हैं, है ना। और ये जो घर है देखो, छत जो है इसकी ये कैसी है, ढालू छत है। देखो ये इस तरह से छत से क्या फ़ायदा होता है, अगर बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ रुकेगी नहीं, यहाँ पर बर्फ़ ऐसे नीचे जाती जाएगी। अब देखो शीत मतलब हो गया जो आपका ठंडा स्थान होता है, जो जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना, वो वाले। अब देखिए किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा, वायु दिशा, वायु वेग आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। अब देखिए हमने जलवायु पढ़ लिया कि लंबे समय तक जहाँ पर एक जैसा रहता है। अब मौसम क्या है, जहाँ पर थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, ठीक है, थोड़ा मतलब कि अल्प समय के लिए, जहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं अर्थात जहाँ पर वायु का तापमान, धूप, जैसे थोड़े समय के लिए धूप आई तो गर्मी हो गई, धूप चले गई तो क्या हो गया, मौसम हमारा ठीक लग रहा है। हवा तेज चल रही है, ठंडी हवा चल रही है तो मौसम ठंडा हो गया। हवा गर्म चल गई तो लू हो गई, वो गर्मी हो गई। वर्षा कैसी हो रही है ना, कभी वर्षा हो गई, कभी वर्षा बंद हो गई। वायु दिशा, वायु वेग, है ना, वायु किस स्पीड से चल रही है, ये सब क्या होता है, हमारा मौसम होता है। मौसम हमारा बदलता रहता है, कम समय के लिए मौसम होता है हमारा, है ना। लंबे समय तक मौसम एक जैसा नहीं रहता, मौसम हमारा बदलता रहता है। पर जलवायु जो होती है वो एक स्थान की हमारी लंबी अवधि के लिए होती है। लंबी अवधि से ही हम उसको चेक कर पाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जलवायु है। उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी तथा पत्थर के बने घरों में रहते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं ताकि उन पर बर्फ न जम सके। पूर्वोत्तर राज्य असम में अत्यधिक बारिश होती है, वहाँ के अधिकांश घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है। देखो बच्चों, ये देखो ये घर है हमारा, एक तरह से असम का मान सकते हैं। देखो ये बांस है, बांस के पेड़ लगते हैं वहाँ पर जहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं, वहाँ बांस के बहुत पेड़ लगते हैं, जंगल उग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, देखो इतने ऊंचे बांस पे एक प्लेटफॉर्म बनाकर, ये देखो सीढ़ी बना के यहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं ताकि क्या है, पानी घर के अंदर ना आ पाए, ऊंचाई रहे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है। सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाते हैं ताकि नीचे हम कीड़े मकोड़ों से भी हमारा बचाव हो सके और घर में हमारे अंदर नमी ना आ सके, ताकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रहें। कपड़े भी मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर शीतल रहे। आपको मालूम है जो भारत का हमारा दक्षिणी हिस्सा है वो हमारा भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त के नज़दीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ सूरज की जो किरणें आती हैं वो बहुत ही वहाँ पर तेज़ पड़ती हैं और वहाँ पर हमेशा मौसम ज़्यादातर हमारा गर्म ही रहता है, पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। इसलिए वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर कैसा रहे, शीतल रहे, ठंडा बना रहे। ये आपको प्रश्न भी आएगा कि जो हमें शरीर को शीतल करने के लिए हम सूती कपड़े हम क्यों पहनते हैं, या फिर हम शरीर को अपना ठंडा रखने के लिए हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। जाड़े मतलब सर्दियों में हम चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं। गर्मी के मौसम में हम तरबूज खाते हैं और हरे आम से बना पन्ना भी पीते हैं, ये रस पीते हैं, आपको मालूम है। ठंडे पेय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, आपको पता है, आप दिल्ली में भी ऐसे करते हो। जब हमारे गर्मियों का मौसम होता है तो आप ठंडी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ पीते हो, शिकंजी पीते हो, आम का पन्ना पिया, शरबत पिए अलग अलग तरह के। और जब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में आप गुड़, चना, सूखे मेवे ये चीज़ खाओगे। प्रकृति ने मौसम के अनुसार फल व सब्जियों को उगाया है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे सर्दी में गाजर उगती है, मटर, गोभी, सेब, चीकू। बाकी आपको मालूम है अब सर्दियाँ आ गई, बहुत सारे फल सब्जियाँ आपके अलग तरह के आ गए हैं, पत्तेदार सब्जियाँ आपकी बहुत सारी आ गई हैं। अब ऐसे ही है गर्मी में तोरी, लौकी, आम, लीची, इसके अलावा गर्मियों में आपको पता है टिंडे हैं, आपके अलग तरह की सब्जियाँ हैं, है ना। ये सब आपके फल सब्जियाँ मौसम के हिसाब से लगते हैं। सोचो, गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये शरीर को क्या रखते हैं, शीतल रखते हैं। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं। घरों को बांसों पर बनाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, घरों में हमारे नमी नहीं आ पाती।
ये आप लिख देंगे। अब हैं जलवायु पर असर करने वाले मुख्य कारण। ये देखिए आपका सूरज है और ये हमारी पृथ्वी। अब देखो ये सूरज जो आपको मालूम है ये पृथ्वी का बिल्कुल बीच का हिस्सा है ना। यहाँ पर जो है ये आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा आपको मालूम है यहाँ पर है। और ये देखो बिल्कुल जो ये सीधा देखो, ये देखो ये इसने लगा आपका तीर लगा दिए। ये तीर किसी के हैं, ये आपके गर्मी के है ना। ये इसने अपनी पूरी हीट जो है छोड़ दी यहाँ पर। तो यहाँ कहाँ पड़ी हीट सबसे ज़्यादा, देखो ये जो इसकी धूप है सबसे ज़्यादा पड़ी, ये देखो इस वाले एरिया में है ना। यहाँ इस एरिया में पड़ी, ये विषुवत वृत्त के नज़दीक जो एरिया है यहाँ पर हमारा इस तरह विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के आसपास का जो भी स्थान है, ये स्थान और ये स्थान, ये सारे स्थानों में गर्मी हमारी ज़्यादा होगी और हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। और देखो यहाँ पर जो है ये थोड़ा तिरछा गया, मतलब कि यहाँ पर जो इसकी ताप है ये थोड़ा कम हो गया। ये ताप यहाँ पर कम होने की वजह से यहाँ पर हमारी ठंड, इस वाले एरिया में हमारी ताप हमारा कम गर्मी होगी, यहाँ पर ठंडा मौसम रहेगा। अब देखो जो ये है यहाँ से जो यहाँ पर गया, देखो यहाँ तो बहुत दूरी बन गई। दूरी बनने से क्या हुआ, यहाँ पर तो गर्मी कम पहुँच पाई। देखो इस वाले उत्तरी ध्रुव है ये और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर जब ये देखो ये जो इसकी ताप गया ये कम गया, इसका असर कम हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ठंडा ही रहेगा। गर्मी बहुत मुश्किल से सूरज की धूप हमारे यहाँ पर गर्मी हीट जो है पहुँच पाएगी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा भूमध्य रेखा पर हो गया। उसके बाद ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर जाके तिरछी रेखाएं पड़ी, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम और यहाँ पर बहुत ही कम हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे अब सूर्य से पृथ्वी पर जाती गर्मी। पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों की मात्रा पर जलवायु निर्भर करती है। जिस क्षेत्र पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ धूप ज़्यादा होती है और वहाँ कम धूप पड़ने वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच दूरी सबसे कम होती है। जैसे आपको बताया था मैंने, जो भूमध्य रेखा होती है सबसे ज़्यादा हमारी सबसे कम दूरी वहाँ पर होती है सूर्य की किरणों के बीच में, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इसकी तुलना में ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पूरे साल गर्मी रहती है। अब देखो जो कम गर्मी रहती है, पूरे साल कम गर्मी रहती है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। अब जैसे जो हमारे ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपको बताया है मैंने। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर हमारा जो सूरज की गर्मी है, यहाँ पर हमारी कम गर्मी होगी। कम गर्मी का मतलब यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। मुश्किल से ही हमारी यहाँ पर गर्मी पहुँच पाती है, इसलिए बर्फ़ ही जमी रहती है यहाँ। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती है। आपको मालूम है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों से में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। आपको दिखा दिया है मैंने। अब देखिए बच्चों, ये आप एक प्रयोग करोगे घर में खुद से। आओ कुछ करें। 2 समान आकार वाले जूतों के डिब्बे लो, उनमें बराबर मात्रा में रेत भरो। एक डिब्बे को ज़मीन पर खुली धूप में रखें और दूसरे डिब्बे को टेक लगाकर खड़ा कर दें और धूप में रखें। दोनों डिब्बों में के रेत में थर्मामीटर डालें। 1 घंटे बाद दोनों डिब्बों का तापमान देखें, किस डिब्बे का तापमान अधिक है। देखो बच्चों, इसमें आपने एक चीज़ सीखनी है कि थर्मामीटर आपका जो है वो किससे नापते, उसको क्या करते हैं, वो हम तापमान नापने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तापमान नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का। तो 2 डिब्बों में हमने रेत डाल दी है, आपने घर में प्रयोग करना है ये वाला। और दोनों में आपने फिर इसमें क्या करना है, थर्मामीटर डालना है। एक डिब्बे को ज़मीन पर, डिब्बे को कहाँ रखना है, खुली धूप में रखना है और दूसरे डिब्बे को टेक लगा के खड़ा करना है। फिर देखना है दोनों में किसका तापमान हमारा अधिक आएगा। ये प्रयोग आपने खुद करके देखेंगे। अब देखिए, विश्व में विभिन्न तापमान वाले क्षेत्र। पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्रों में
सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। आपको बताया था मैंने। यह क्षेत्र उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित मकर रेखा के बीच में पड़ता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब वाले क्षेत्रों में रोज वर्षा होती है। अब इसको आप चित्र के माध्यम से समझो बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये चित्र जो है आपको इतनी अच्छे से याद करना है, याद को दिमाग में बिठाना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में अपनी कॉपी में, सामाजिक कॉपी में। ये आप चित्र बनाएंगे और इसमें क्या है, बीच में बिल्कुल हमारी ये वाली लाइन आपको मालूम है ये किस चीज़ की है, हमारी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये आपके 0 डिग्री पर है। अब इसमें क्या है, ये आपको पता है ये वाला जो ऊपर का हिस्सा था ये हमारा था उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा क्या था हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में देखो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध मतलब कि उत्तर का हिस्सा, देखो सारे में ऊ लिखा है यहाँ पर, है ना। और ये दक्षिण का मतलब द लिखा हुआ है ना, तो ये ऊ से आप समझो कि उत्तरी, यहाँ भी उत्तरी, ये द से दक्षिणी और ये दक्षिणी। अब देखिए बच्चों, ये 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ, है ना, तो ये हमारी कर्क रेखा है, आपने की थी, है ना, ये पिछले बार की थी, अपने पहले लेसन में कर चुके हो। और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ 23.5 डिग्री में जाओगे दक्षिण में, तो यहाँ पर जो ये रेखा है इसे बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, अब ये जो हमारी रेखाएं हैं इसमें 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है, देखिए जो ये वाला एरिया है आपका इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये हमारा जो है, ये हमारा यहाँ पर आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, देखा था सूर्य जो है इसकी किरणें जो हैं ये कहाँ पड़ती हैं, यहाँ बीच में आएगा, ये इसकी किरणें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पड़ती हैं और यहाँ पर क्या होती हैं तिरछी, यहाँ और तिरछी, यहाँ और तिरछी। तो सबसे सेंटर में कहाँ पड़ी, यहाँ बीच में। तो बीच में जो एरिया है ये वाला एरिया, इस बार 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क और मकर रेखा का बीच का जो एरिया है वाला 23.5 डिग्री में, यहाँ पर इसको एरिया को बोलते हैं, इस वाले बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण मतलब होता है हमारा, उष्ण मतलब गर्म होता है जो। ठीक है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण का हिस्सा जो है इसे बोलते हैं हमारा कर्क और मकर रेखा के बीच का हिस्सा, ये हमारा सारा का सारा है उष्ण कटिबंध। इस भाग में क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी हमारी पड़ रही हैं इसके अंदर, और इतना नज़दीक है सूरज, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ जो भी हिस्से आते हैं सारे हमारे जो स्थान आते हैं सब में गर्मी होती है और वर्षा भी ज़्यादातर होती है। देखिए इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा भारत है, भारत का देखो ये नीचे का हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा इसमें हमारा पड़ रहा है ना, भारत का दक्षिणी हिस्सा ही हमारा उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और बाकी आपको पता है ये वाला क्या था हमारा, ये अफ्रीका था, है ना। तो ये हमने इंडिया का देखना है, भारत का देखना है। भारत का दक्षिणी हिस्सा यहाँ पर केरल वगैरह है आपका, तमिलनाडु, ये सब एरिया हैं जो आपके, ये सारा भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है ये हमारा आ गया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास, यहाँ पर इसको ये हमारा उष्ण कटिबंध में आ रहा है। इसलिए इस वाले हिस्से में क्या होता है, हमारी वर्षा जो होती है, वर्षा भी होती रहती है, कभी वर्षा हो जाती है, उसके अलावा गर्मी भी रहती है, मौसम एक जैसा रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या आप जानते हो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य उष्ण कटिबंध में ही आते हैं। आपको समझा दिया है मैंने कि ये हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इसमें ये तीनों राज्यों के नाम याद कर लो, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये किस में आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, कर्क रेखा तथा उत्तर के 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, अब कर्क रेखा के देखो बच्चों, ये आपकी कर्क रेखा थी, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो आपका आ गया 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री उत्तर। ये कर्क रेखा से लेकर ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर तक हमारा जो है, ये जो हमारा है, ये इसको हम बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सूरज की किरणें हमारी तिरछी पड़ रही हैं, और ऐसे ही 23.5 डिग्री
दक्षिण में जो मकर रेखा थी वहाँ से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण तक हम आएंगे जो, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आर्कटिक रेखा है या अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर क्या है, ये नीचे हम आएंगे इसको, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये वाला एरिया जो है 23.5 से लेकर 66.5 तक का उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये 23.5 से लेकर 66.5 तक का दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। कर्क रेखा तथा उत्तर के 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जहां ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। इनमें क्या है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी। देखो बच्चों, जो ये वाला एरिया जो इसमें आएगा, ये वाला, ये ब्लू वाला देखना है आपने, येलो नहीं देखना। ये जो ब्लू वाला स्काई ब्लू दिख रहा है आपको, ये हमारा आ गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। जो ये वाले हिस्से हैं, इनमें क्या है, इनमें ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है, अब इसमें भारत का हमारा आधा हिस्सा भी यहाँ पर आ जाता है। ये देखो, ये इंडिया का आधा हिस्सा नीचे है, आधा हिस्सा ऊपर है। इंडिया का आधा हिस्सा हमारा उष्ण कटिबंध में है और आधा कहाँ है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी क्या खासियत है, ये है इस क्षेत्र में ऐसे कई देश हैं जहां हल्की गर्मी के साथ साथ बर्फीली सर्दियां भी पड़ती हैं। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक ऐसा ही मकर रेखा तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच आने वाले क्षेत्रों में भी होता है, जिसे दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो है हमारा, ऐसे ही जैसे हमारा ऊपर है ये ब्लू वाला हिस्सा 23.5 से 66.5 तक का उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ऐसे ही यहाँ मकर रेखा में 23.5 से लेकर 66.5 तक का ये ब्लू वाला हिस्सा जो है, ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी हमारा इससे मौसम का फ़र्क है ना। यहाँ पर क्या है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ये देखो नीचे का एरिया जो है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। पर क्या है, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या है, बहुत अधिक बर्फीली सर्दियाँ पड़ती हैं। आप एक बच्चों ध्यान दोगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, यहाँ की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ या नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो वहाँ ठंड बढ़ती जाएगी। जो एरिया ऊपर जाते जाएंगे, है ना, हम अभी हमारा इंडिया यहाँ पर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, ठंड हमारी बढ़ती जाएगी। और ऐसे ही हम यहाँ पर हम नीचे आते रहेंगे तो हमारी ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारी दूरी हो जाती है सूर्य किरणों से। आपको याद हो गया होगा, उत्तरी आपका प्रश्न भी आएगा, इसको आपको लिखना है कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कितनी डिग्री पर है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के इनको शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। यह क्षेत्र पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह है। अब देखो बच्चों, यहाँ 66.5 डिग्री से लेकर यहाँ ऊपर तक आए, ठीक है, हम यहाँ से ऊपर तक आएंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पे आ गए और यहाँ पर आ गए हम दक्षिणी कटिबंध पर। ठीक है, यहाँ से लेकर हम नीचे तक आएंगे 90 डिग्री तक, यहाँ से ऊपर 90 तक आएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ बिल्कुल ऊपर उत्तरी ध्रुव तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव तक पहुँच जाएंगे। ये इतना ठंडा एरिया है, जैसे हमारा फ्रिज होता है ना ठंडा, इतना है ना, जिसमें बर्फ़ जमी हुई होती है हमारी, ऐसे इतना ठंडा, बिल्कुल बहुत ठंडा एरिया होता है ये वाला और ये वाला हिस्सा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। इनमें से एक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी। अब देखो बच्चों, जलवायु को हमने प्रभावित करने वाले कई कारण पढ़ लिए हैं, अब अन्य कारण पढ़ेंगे। जलवायु और किससे प्रभावित होती है, जैसे है समुद्र से दूरी। जो स्थान समुद्र के नज़दीक होते हैं नेचुरल, देखो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर समुद्र के साथ ठंडी हवा भी आएगी, है ना। तो पानी अपनी नज़दीक वाली भूमि को ठंडा करता है। पानी जो होता है, जहाँ पर पानी के पास, तुम नदी के पास जाओगे, समुद्र के पास जाओगे, ठंडी हवा, जब हवा चलेगी तो नेचुरल हवा ठंडी हो जाएगी। तो समुद्र के पास के जो स्थान है वो जगह को ठंडा रखते हैं, इसलिए समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुश्क रहता है, परंतु दोनों जगह एक ही अक्षांश रेखा के करीब हैं। अगर देखो बेटा नक्शे में, अगर हम मुंबई को देखेंगे और नागपुर को देखेंगे, दोनों एक ही अक्षांश रेखा पे पड़ते हैं। पर क्या है, जो मुंबई है
वो है अरब सागर के नज़दीक पड़ता है और नागपुर थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसलिए दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर होते हुए भी समुद्र नज़दीक होने के कारण जो मुंबई होता है वहाँ का वो मौसम, वहाँ का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ठंडा होता है और नागपुर में ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण यह है स्थान की ऊंचाई। क्या आपको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला और लद्दाख दिल्ली से कहीं ज़्यादा ठंडे रहते हैं। एक तो देखो बेटा समुद्र नज़दीक आया तो ठंडी हवा आएगी, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र जो है ठंडे रहेंगे, है ना, फ़र्क मौसम का फ़र्क होगा, वहाँ गर्मी कम होगी। इसके अलावा जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे तभी हम कहते हैं ना ठंडा, कहीं घूमने जाना है, ठंडी जगह पर जाना है, पहाड़ों पर जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम जितने ऊंचे पहाड़ों पर जाते जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारा मौसम ठंडा होता जाएगा। 165 मीटर अगर हम ऊंचा चढ़ेंगे तो 1 डिग्री तापमान हमारा कम होता जाएगा, तभी ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/2 हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। इस बर्फ़ का 90% हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों में है। देखो मतलब 90% जो बर्फ़ का हिस्सा है वो कहाँ पर है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं आपके, ये देखो बच्चों, ये था आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन वाले हिस्सों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, हमारी पृथ्वी की 90% बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आपका लेसन ख़त्म हो गया, आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको अब इसके ये रिक्स्थान है, ये आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। आप इसमें से लेसन में से ढूंढ के आप कर सकते हो। आप इस तरह से ये हैं सारे, ये भी आप बहुत आसान है, ये आप सारा का सारा कर सकते हो। सारे खाली स्थान एक शब्दों में उत्तर दीजिए, ये भी सब आपको देखो मैंने अभी सारा समझा दिया है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद हमारा है यही जो चित्र बनाया था उससे रिलेटेड है। आपको ये चित्र आपको ज़रूर बनाना है कॉपी में, और बनाकर सारे इसके क्षेत्रों के नाम लिखकर और सारी डिग्री आपको दिखानी है, कितनी डिग्री पर क्या क्या बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्न है, हम इसकी अब वर्कशीट करते हैं ताकि आपको कुछ और प्रश्न क्लियर हो जाएं। देखो बच्चों, किसी भी ये आपकी वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट आपकी कौन सी है, ये 15 नंबर वर्कशीट है आपकी। प्यारे बच्चों, किसी भी स्थान के मौसम को लंबे समय तक किए गए आकलन से जो मौसम का प्रतिमान उभरता है उसे हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं, जबकि किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडल दशाओं को मौसम कहते हैं। आपको क्लियर हो गया है, जब हम लंबे समय तक दीर्घ अवधि तक हम किसी समय को आकलन करेंगे, देर तक हम उसका अध्ययन करते रहेंगे, इसको चेक करेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो उसके क्या होगा, उस मौसम को जब हम बहुत लंबे समय तक चेक करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो उससे जो हमारा एक तरह मॉडल बन के आता है तो वो स्थान की जलवायु होती है। और किसी स्थान की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। आपको क्लियर है ये। मौसम के अनुसार गर्मी और सर्दी के फल सब्जियां अलग अलग होते हैं। अपने परिवार के सदस्य से मदद से इनके नाम लिखने हैं आपको। गर्मी के फल सब्जियां कौन से होते हैं और सर्दी के फल सब्जियां कौन से होते हैं, ये मैंने कुछ लिख दी हैं, बाकी अपनी मर्जी से आप कुछ और भी लिख सकते हैं। देखिए, गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, आम, तौरी, लौकी, और सर्दी में सेब, गाजर, चीकू, मटर, गोभी। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। अब देखो बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचो और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखो। प्रश्न 1, गर्मी में लोग हल्के रंग के सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? देखो बच्चों, हल्के रंग के सूती कपड़े शरीर को शीतलता मतलब ठंडक प्रदान करते हैं और पसीना सोख लेते हैं, इसलिए गर्मियों में लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों पर लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? पहाड़ों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है तथा ठंड से अपने शरीर के बचाव के लिए वहाँ के लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। प्रश्न 3, असम में घरों को बांस के खंभों पर क्यों खड़ा किया जाता है? असम में अत्यधिक बारिश के कारण ज़मीन गीली रहती है और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए ही वहाँ घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा, लेसन में समझाया मैंने आपको। अगला है, पहाड़ों पर घरों की छत ढालू क्यों बनाई जाती है? पहाड़ों पर घरों की छत ढालू इसलिए बनाई जाती है ताकि उन पर बर्फ़ ना जम सके। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचो और लिखो। ऐसे स्थान ज़्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि कोई स्थान ज़्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि, बताओ ज़्यादा स्थान गर्म क्यों होता है? क्योंकि ऐसे स्थान भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के
पास पड़ते हैं और यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हमें बच्चों इसका उत्तर लिखना है, हमको एक तरह से पूछा गया, कारण बताना है हमको, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब हमें कारण बताना है इसका कि ऐसे स्थान गर्म क्यों होते हैं, है ना। कोई भी स्थान गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा के नज़दीक पड़ते हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, कोई स्थान ज़्यादा ठंडा इसलिए होता है, क्यों होता है, इसका कारण बताना है आपको कि कोई किसी स्थान में ठंड ज़्यादा क्यों होती है। ऐसे स्थान भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ज़्यादा दूरी पर होते हैं और यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये स्थान ठंडे होते हैं। नेक्स्ट है, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, मौसम किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए घटित मौसमी घटना है। मतलब कुछ समय के लिए मौसम घटित होता है। मौसम थोड़े समय के लिए अच्छा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, बहुत तेज़ धूप हो, गर्मी हो गई, तो थोड़े समय के लिए घटना घटित होती है मौसम की ऐसी। जबकि जलवायु मौसम का ही दीर्घकालिक रूप है। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय का, लंबे समय तक, अर्थात लंबे समय तक अध्ययन करने पर हमें किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता चलता है, ठीक है। जलवायु लोगों के रहन सहन पर किस प्रकार असर करती है। देखो बच्चों, जलवायु लोगों के रहन सहन पर असर करती है। जिस प्रकार के घरों में हम रहते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो काम हम करते हैं, यह सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए ठंडे स्थानों पर लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जबकि गर्म जलवायु वाले स्थानों पर सूती कपड़े पहने जाते हैं। इसी प्रकार गर्म स्थानों पर ठंडे फल सब्जियां जैसे घिया, तोरी आदि खाए जाते हैं और वहीं ठंडे स्थानों पर तिल, सूखे मेवे, मूंगफली आदि खाए जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से और भी उदाहरण दे सकते हैं कि जो ठंडे स्थान पे कैसे होगा और गर्म स्थानों पे मकान कैसे होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा है, लकड़ी के घर होते हैं हमारे जो ठंडे स्थान होते हैं, ताकि लकड़ी क्योंकि गर्म रहती है, और गर्म स्थानों पे हमारे घर जो ईंट पत्थर के जो हमारे घर बने होते हैं वो, ताकि हमारा घर ठंडा बना रहे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा इस तरह का असर पड़ता है हमारा। नेक्स्ट है प्रश्न 4, पृथ्वी के मुख्य तापमान क्षेत्रों के बारे में चित्र देखकर अनुमान लगाएं और तालिका भरें। बच्चों देखो बच्चों, ये आपका चित्र आ गया फिर से। इसमें आपका है, आपको दिखाना है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा हो गई है। भूमध्य रेखा से आपका उत्तर की तरफ, नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ हो गया। ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर हमारा हो गया हमारा उष्ण कटिबंध, ठीक है। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में हो गया हमारा ये उष्ण कटिबंध, ये वाला हमारा एरिया हो गया, ठीक है, दक्षिणी। अब है आपका 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक हमारा उत्तर में हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक हो गया हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर 66.5 से ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, NP मतलब नॉर्थ पोल, SP मतलब कि साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया हमारा साउथ पोल, है ना। ये हमारा ऊपर नॉर्थ पोल है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो 66.5 से लेकर ये हमारा दक्षिणी ध्रुव तक हो गया हमारा पूरा दक्षिणी शीत कटिबंध और 66.5 से उत्तरी ध्रुव तक हो गया हमारा उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में हमने सब लिखना है हमको। देखो प्रश्न है आपका, तापमान क्षेत्र का नाम। पहला उदाहरण दिया गया, आपको कैसे भरना है, कहाँ से कहाँ तक होता है और जलवायु और मौसम कैसा रहता है यहाँ का। पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहाँ है, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश तक, ये आपको मालूम है। और यहाँ अधिक गर्म व रोज वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आपको मालूम है, अधिक गर्म और वर्षा वाला क्षेत्र है ये सारा का सारा। नेक्स्ट है आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक, 23.5 से 66 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में, इसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये है हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। अगला है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश से 66 डिग्री अक्षांश तक, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी। यहाँ का जलवायु ऐसी रहती है। देखो 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66 डिग्री दक्षिण तक, ये हो गया हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यहाँ, ठीक है। ये वाला ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तर में 66 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव तक अत्यधिक सर्दी और दक्षिण शीत कटिबंध। दक्षिण में 66 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव तक अत्यधिक सर्दी। देखो बेटा, ये आ गया 66 से लेकर यहाँ उत्तरी ध्रुव तक अत्यधिक सर्दी, ये उत्तरी शीत कटिबंध। और यहाँ पर ऐसे ही 66 से लेकर यहाँ दक्षिणी ध्रुव तक, ये हो गया हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है बच्चों। अब आप इसको
अच्छे से आप इसको समझ लेंगे फिर से। ये आपको ये जो टेबल है आपको तब अच्छे समझ आएगी जब आप इसका चित्र बनाएंगे। जितना चित्र बनाकर 3-4 बार बना के इसको भरिए, इसका अभ्यास कीजिए, तभी इसको आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप ये अपने वर्कशीट कर लीजिए और लेसन को अच्छे से समझ लीजिए और बुक की एक्सरसाइज भी कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।